गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको वर्कशीट से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए एक वीडियो भेजा था। इस वीडियो में आपको बताया गया था कि नई वर्कशीट कैसे बनाते हैं, किसी भी वर्कशीट में सेल में डेटा कैसे इंटर करते हैं, उस डेटा की एडिटिंग कैसे करते हैं, वर्कशीट को सेव कैसे करते हैं, वर्कशीट को क्लोज़ कैसे करते हैं, अगर आपने कोई वर्कशीट बना ली है और वो सेव है तो उस पहले से बनी हुई वर्कशीट को कैसे दोबारा खोल कर देखते हैं और MS एक्सेल से बाहर कैसे आते हैं। ये सभी कार्य आपके लिए सीखने आवश्यक थे क्योंकि ये सब ऑफिस बटन के कमांड्स कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑफिस बटन ये आ रहा है, इस ऑफिस बटन के कमांड्स कहलाते हैं, जो कि कल हमने ये सब आपको पिछले वीडियो में भेजा था। आज हम आपको यूनिट 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चैप्टर 2 एडिटिंग इन एक्सेल इसके बारे में समझाने जा रहे हैं और कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली दिखाने भी जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग अपनी बुक खोलकर बैठें जिससे आपको लेसन ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। वर्कशीट में एडिटिंग करने के लिए होम मेन्यू का यूज़ किया जाता है। ये देखिए मेन्यू बार में सबसे पहला मेन्यू होम मेन्यू कहलाता है, ये है, और इसी होम मेन्यू के द्वारा वर्कशीट में एडिटिंग की जाती है। इस होम मेन्यू में विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। ये देखिए जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पर आपको फॉन्ट से संबंधित जो कार्य करने हो उससे संबंधित ऑप्शंस रहते हैं और भी अन्य ऑप्शंस इसी फॉर्मेटिंग टूल बार पर आपके दिखाई देते रहते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से होम मेन्यू के द्वारा ही आप एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग है डेटा एंट्री एंड एडिटिंग, अर्थात किसी भी सेल में डेटा कैसे इंटर किया जाता है और उसकी एडिटिंग कैसे की जाती है। कोई भी सेल जहाँ पर होती है वो सेल करेंटली एक्टिव सेल कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये एक हाईलाइटेड सी बाउंड्री के द्वारा ये वाली सेल दिखाई जा रही है, तो वो सेल करेंटली एक्टिव सेल कहलाती है। उस सेल का एड्रेस यहाँ ऊपर नेम बॉक्स में आता रहता है। ये नेम बॉक्स कॉलम ए के ठीक ऊपर स्थित होता है। किसी भी सेल का एड्रेस कॉलम नेम और रो नंबर से मिलकर बनता है। जैसे ये सेल दिखाई जा रही है, ए के ठीक नीचे और 1 के ठीक दाहिनी ओर है, तो ये A1 सेल कहलाती है। इसका सेल एड्रेस A1 यहाँ दिखाया जा रहा है। यदि हम इस सेल पॉइंटर को, ये सेल पॉइंटर कहलाता है, इस सेल पॉइंटर को इस करेंटली एक्टिव सेल को नीचे ले आए हैं 6 नंबर रो पर और A कॉलम में, तो अब इस सेल का एड्रेस A6 हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये A6 कहला रहा है, नेम बॉक्स में A6 शो कर रहा है। तो जो सी सेल हाईलाइटेड से दिखाई देती रहती है वो करेंटली एक्टिव सेल कहलाती है, और जो ये हमारा माउस पॉइंटर घूमता है ये सेल पॉइंटर कहलाता है। ये हम जहाँ पर भी क्लिक कर देंगे वही सेल करेंटली एक्टिव सेल बन जाएगी और उस सेल का एड्रेस यहाँ नेम बॉक्स में शो करने लगेगा। इस सेल में यदि हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप कर दिया सीमा, तो देखिए ये टेक्स्ट हमारा सेल में लेफ़्ट साइड में अलाइन है, यानी लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू हो रहा है। और यदि हम किसी भी सेल में कोई नंबर लिख देते हैं और नंबर लिख के इंटर करते हैं, तो देखिए वो सेल में राइट साइड अलाइन होता है, मीन्स राइट की ओर लिखा हुआ है 67।
तो इस प्रकार से किसी भी सेल में डेटा एंटर कर सकते हैं। अभी ये कार्य हो गया डेटा एंट्री का। यदि हम कहें कि यहाँ सीमा की जगह हमें मोहन लिखना था, तो इसी सेल में आकर यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं और डबल क्लिक करने से ये एक ब्लिंकिंग कर्सर जैसा आ जाता है। इसके द्वारा हम अपना जो डेटा है वो बैक स्पेस की द्वारा डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर जो भी हमें लिखना है नया डेटा वो लिख देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो इस प्रकार से उस डेटा की एडिटिंग हो जाती है। एडिटिंग अर्थात उसमें जो भी चेंज करना हो वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी सेल में डेटा इंटर कर सकते हैं और उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिवर्सिंग कमांड्स। रिवर्सिंग कमांड्स दो होते हैं, अनडू और रीडू। पिछले किए गए कार्य को हटाने के लिए अनडू का ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है और उसी पिछले हटाए गए कार्य को वापस लाने के लिए रीडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। अनडू का शॉर्टकट Ctrl+Z होता है और रीडू का शॉर्टकट Ctrl+Y होता है। इसके लिए यहाँ ऊपर टाइटल बार में बाईं ओर दोनों ऑप्शंस दिखाई देते रहते हैं। ये जो लेफ्ट साइड की ओर एरो है ये अनडू ऑप्शन है और यही राइट साइड की ओर जो ऑप्शन होता है ये रीडू ऑप्शन कहलाता है। अभी जैसे यहाँ मोहन लिखा हुआ है और हम इसको अनडू कर दें तो मोहन से पहले हमने सीमा लिखा था, यानी मोहन लिखा हुआ हट गया और उससे पहले जो लिखा था वो दिखाई देने लगा। यदि हम रीडू ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो जो पिछला मैंने हटाया था, मोहन से सीमा किया था, वो हट करके फिर से वापस मोहन आ गया है। तो इस तरह से ये अनडू और रीडू ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। इसी को हम कीबोर्ड द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट का अर्थ होता है किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर पेस्ट करना। कट एंड पेस्ट मीन्स मूविंग ऑफ टेक्स्ट ऑफ सेल्स एंड मूविंग ऑफ टेक्स्ट मीन्स रिमूविंग टेक्स्ट from one place of the worksheet and placing it at some other location। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट को या अल्फ़ाबेट्स को, या इसमें दोनों ही कार्य कर सकते हैं, चाहे अल्फ़ाबेट हो चाहे डिजिट्स हों, कुछ भी हो सभी को हटा सकते हैं। तो देखें, तो इस तरह से हमने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। तो इन टेक्स्ट को अगर हमें एक कट करके एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए पहले हम लोग इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि रेंज ऑफ सेल, वही कार्य यहाँ पर किया जाता है कि जिस सेल से लेकर और जिस सेल तक हमको सेलेक्ट करना होता है तो पहली सेल में जाके क्लिक करते हैं और ड्रैग कर देते हैं इस प्रकार से। इस तरह से हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है और यहाँ देखिए होम मेन्यू का ये ऑप्शन खुले हुए हैं, इसमें ये कट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कट का शॉर्टकट Ctrl+X होता है, जो कि ये सामने दिखाई दे रहा है। इसे चाहे तो हम कीबोर्ड द्वारा भी कर सकते हैं और चाहे तो इसके ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। कट कमांड पर क्लिक कर देते हैं, फिर हम दूसरे स्थान पर आते हैं जहाँ पर हमें इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है, वहाँ आते हैं और क्लिक करके नई सेल में आ जाते हैं। फिर ये पेस्ट ऑप्शन पर आते हैं और पुनः पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये टेक्स्ट एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। है कॉपी एंड पेस्ट।
कॉपी एंड पेस्ट का अर्थ होता है कि हमारा टेक्स्ट एक स्थान पर तो रहे ही और उसकी एक और प्रति किसी अन्य स्थान पर भी आ जाए। इस कार्य के लिए भी हम पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसकी कॉपी करनी होती है और इसके लिए हमें रेंज ऑफ सेल का कार्य करना होता है। तो पहली सेल में क्लिक करके और ड्रैग कर लेते हैं। इस प्रकार से उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ होम मेन्यू के ऑप्शन कॉपी पर आते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+C होता है। ये देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है और इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने से ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट होकर कॉपी हो गया है और अब किसी अन्य स्थान पर आकर वहाँ एक सेल में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद पुनः पेस्ट ऑप्शन पर आते हैं और इसमें पुनः पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा टेक्स्ट एक स्थान पर तो है ही, एक अन्य स्थान पर भी दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से आप कॉपी और पेस्ट का कार्य कर सकते हैं। पेस्ट का शॉर्टकट Ctrl+V होता है। नेक्स्ट हेडिंग है गो टू। गो टू ऑप्शन का प्रयोग करके हम किसी निश्चित स्थान पर जा सकते हैं। इसके लिए जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ A1 सेल में हैं और हमें किसी भी अन्य सेल में जाना है तो उसके लिए यहाँ होम मेन्यू के ये ऑप्शंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें फाइंड एंड सेलेक्ट ये ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक मेन्यू खुलकर आ जाता है और इसमें ये गो टू ऑप्शन मिलता है। इस गो टू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये गो टू का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है। इसमें रेफरेंस का टेक्स्ट बॉक्स ये दिखाई देता है। इस रेफरेंस टेक्स्ट बॉक्स में हम वो स्थान टाइप कर देते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। यदि मान लीजिए हम इस समय A1 सेल में हैं और A9 सेल में जाना चाहते हैं तो यहाँ रेफरेंस में टाइप कर देंगे A9 और ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सेल पॉइंटर करेंटली एक्टिव सेल A9 में आ जाती है। इस प्रकार से हम किसी निर्धारित स्थान पर गो टू ऑप्शन का प्रयोग करके जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फिल कमांड। फिल कमांड का प्रयोग करके हम वर्कशीट में आसानी से एक रेंज तैयार कर सकते हैं। इसके लिए फिल कमांड का प्रयोग किया जाता है और इसे लीनियर या ग्रोथ किसी भी सीरीज़ के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले किसी भी सेल में पॉइंटर लाकर वहाँ क्लिक करना होगा इस प्रकार से और उसमें कोई एक भी वैल्यू दे देनी होगी। जैसे हमने यहाँ पर दे दी 1 लिखने के बाद पहली सेल से लेकर और जितना भी हम चाहें उतने तक एक रेंज बना देते हैं। रेंज बनाने के बाद यहाँ होम मेन्यू के ऑप्शन फिल ऑप्शन पर आते हैं और क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप मेन्यू खुलकर आता है और इसमें सीरीज़ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जिससे सीरीज़ का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है। इसमें सीरीज़ के लिए ये ऑप्शन पूछता है कि रोज़ या कॉलम्स। दूसरे प्रकार में टाइप में आएंगे, इसमें लीनियर या ग्रोथ किस रूप में हम देखना चाहते हैं कि ये तय कर लेने के बाद जैसे मान लीजिए अभी हमको कॉलम्स यानी कि इस तरह से लेना है तो उसके लिए हम लोग कॉलम्स पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ लीनियर पर रहने देते हैं। नीचे ट्रेंड आता है, इसमें स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दो ऑप्शन मिलते हैं। स्टॉप वैल्यू में क्लिक करके हम अंतिम वैल्यू देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 20 दे देते हैं तो ये स्टॉप वैल्यू यानी अंतिम वैल्यू 20 आ जाती है, लिख देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये 1 से लेकर 20 तक की सीरीज़ तैयार हो जाती है। इसका प्रयोग हम ऑटोमेटिकली जैसे नंबर लिखने के लिए करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा 1 2 3 4
करके कई बार में लिखना पड़ेगा और 1 से 20 तक की इस प्रकार से एक साथ पूरी सीरीज तैयार हो जाती है। यहाँ पर हम अगली किसी भी सेल में यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया और उसके बाद क्लिक करके ड्रैग करके हम ये एक सीरीज़ तय कर लेते हैं कि हमें इतने तक सीरीज़ तैयार करनी है। और फिर से फिल पर आते हैं, सीरीज़ पर आते हैं और रोज़ ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और लीनियर पर, और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में मान लीजिए हम 15 लिख देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 करके 15 तक की सीरीज़ तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हम नंबर्स की सीरीज़ तैयार कर सकते हैं। ऑटोफिल भी MS एक्सेल का बहुत ही शक्तिशाली टूल है और इसके द्वारा भी हम सीरीज़ तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये फिल कमांड से ज़्यादा इजी तरीके से सीरीज़ तैयार कर सकता है। इसमें भी माउस क्लिकिंग और ड्रैगिंग के द्वारा ही सीरीज़ तैयार की जाती है। जैसे कि पहली सेल में टाइप करते हैं 2, एंटर करके दूसरी सेल में आते हैं, टाइप करते हैं 4। अब इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं एक साथ और दूसरी सेल के कॉर्नर पर आकर यहाँ पर माउस पॉइंटर लाते हैं और क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। इस प्रकार से हमारी 2 की टेबल तैयार हो जाती है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो इस प्रकार से हमारी 2 की टेबल तैयार हो गई। इसी तरह से हम 1 2 3 4 करके सीरीज़ भी तैयार कर सकते हैं। यह ऑटो फिल ऑप्शन से ज़्यादा इजी होता है और इसमें आसानी से सीरीज़ तैयार की जा सकती है। अभी हम देखें, अगर हमने अगली किसी भी सेल में टाइप कर दिया संडे, नेक्स्ट में टाइप कर दिया मंडे और इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके फिर से दूसरी सेल के कॉर्नर पे ला के क्लिक करके ड्रैग कर दें और इस प्रकार से हम देखते हैं कि संडे टू सैटरडे की सीरीज़ अपने आप तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है क्लियर कमांड के द्वारा हम किसी भी कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने लिख लिए हैं कुछ कंटेंट, जैसे ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कंटेंट, और लिखने के बाद होम मेन्यू के ऑप्शन क्लियर पर आते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इनमें से क्लियर ऑल ऑप्शन जो भी कुछ हमने सेलेक्ट कर रखा उन सभी को क्लियर कर देगा। क्लियर फॉर्मेट कमांड, अगर हमने कोई इन पर फॉर्मेटिंग कर रखी है तो उसको हटा देगा। क्लियर कंटेंट कमांड भी इन टेक्स्ट को हटा देगा, ये डिलीट की के द्वारा भी किया जा सकता है। और क्लियर कमेंट कमांड ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कि अगर हमने क्लियर ऑल कर दिया तो यहाँ सेलेक्टेड एरिया में जो भी कुछ लिखा था वो सब डिलीट हो जाता है। अंडू द्वारा हम वापस ला सकते हैं। पुनः देखते हैं कि अगर इन पर हमने कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे यदि हमने इन पर फॉर्मेटिंग लगा दी है कि ये सारे टेक्स्ट अंडरलाइन हो गए, सभी के नीचे अंडरलाइन हो गया है, यानी ये टेक्स्ट फॉर्मेट रूप में हो गए हैं। अब हम यहाँ पर क्लियर ऑप्शन पर आते हैं और क्लियर फॉर्मेट करते हैं तो इन टेक्स्ट पर जो भी फॉर्मेट अप्लाई था यानी अंडरलाइन था वो हट गया है, लेकिन कंटेंट वैसे ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से क्लियर फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। पुनः अगला देखते हैं क्लियर कंटेंट कमांड। इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी कुछ इस सेलेक्टेड एरिया में था वो सब हट जाता है। यदि वापस लाना चाहें तो पुनः अनडू ऑप्शन का प्रयोग करके ला सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिलीट। इस डिलीट कमांड के द्वारा
हम किसी भी सेल को, रो को, कॉलम को या वर्कशीट किसी को भी हटा सकते हैं। ये डिलीट ऑप्शन भी होम मेन्यू के फॉर्मेटिंग टूल बार में ही आता है। ये देखिए होम मेन्यू के टूल बार में यहाँ पर ये डिलीट ऑप्शन आ रहा है। इसमें डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं: डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स और डिलीट शीट। तो इस तरह से अगर हम डिलीट सेल पर क्लिक करें तो ये हमसे पूछेगा, 4 ऑप्शन पूछता है कि डिलीट सेल्स लेफ्ट, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, इंटायर रो या इंटायर कॉलम। तो अगर हम इसमें से शिफ्ट सेल अप कर दें और ओके कर दें तो जो सबसे ऊपर वाली सेल थी वो डिलीट हो जाती है और बाकी सारी सेल्स एक एक करके ऊपर हो जाती हैं। अगर हमें किसी एक पूरी रो को डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट रो ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और किसी भी एक रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल रो के हेडर पर क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाती है। इस समय रो 1 सेलेक्ट है और हम फिर से डिलीट ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर डिलीट शीट रोज कर देते हैं तो ये पहली वाली रो हट जाती है और नीचे से सारी रोज ऊपर की ओर बढ़ जाती हैं। अगर हमें पूरे किसी कॉलम को डिलीट करना है तो ये कॉलम हेडर पर क्लिक करते हैं और ये पूरा कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो जाता है और फिर से डिलीट ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ डिलीट शीट कॉलम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसमें लिखा हुआ सारा कॉलम ए का मैटर हट जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉलम को या किसी भी रो में लिखे हुए कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें पूरी वर्कशीट को एक साथ डिलीट करना हो तो उसके लिए डिलीट शीट कमांड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपको ये शीट 1 यहाँ पर खुली हुई है और ये पूरी डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर से हम उसी डिलीट कमांड में जाते हैं और यहाँ डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। डिलीट शीट पर क्लिक करने पर यह हमसे पूछता है कि डेटा में एग्जिस्ट इन द शीट्स सेलेक्टेड फॉर डिलीशन टू परमानेंट डिलीट द डेटा प्रेस डिलीट। डिलीट शीट ऑप्शन बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि इससे पूरी वर्कशीट ही डिलीट हो जाती है और उस शीट में यदि हमारा कुछ खास डेटा लिखा हुआ है तो वो भी उसी शीट के साथ चला जाता है, डिलीट हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए कि हमें पूरी शीट डिलीट करनी है या नहीं। तो यहाँ पर हमें शीट नहीं डिलीट करनी है इसलिए हम कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मूव और कॉपी वर्कशीट। मूव और कॉपी का कार्य सेम उसी तरह होता है जैसे हम किसी सेल में मूव और कॉपी का कार्य कर रहे थे, अर्थात कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। तो देखते हैं यहाँ इस समय शीट 1 खुलकर आ रही है और इसमें हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। इस तरह से हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम कट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर से ये हमारी एक रेंज टाइप से तैयार हो जाती है और अब हम शीट 2 पर आ जाते हैं। इस समय शीट 2 खुलकर आ रही है और उसमें हम फिर किसी भी एक सेल में क्लिक कर देते हैं और फिर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, पुनः पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए शीट 2 पर वही कंटेंट आ गया है जो शीट 1 में था। इस समय एक्टिव है शीट 2 और हम शीट 1 खोलकर देखें तो शीट 1 में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम किसी भी टेक्स्ट को कट एंड पेस्ट द्वारा मूव करा सकते हैं। अब यदि शीट 2 पर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसकी कॉपी हमें शीट 3 पर करानी है तो फिर से हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करने पर फिर से एक रेंज तैयार हो जाती है और अब हम शीट 3 पर आ जाते हैं।
इस समय शीट 3 खुलकर आ रही है। इसमें किसी भी एक सेल में क्लिक कर देते हैं, फिर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, पुनः पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा शीट 2 का कंटेंट शीट 3 में भी दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी शीट के मैटर को एक शीट से दूसरी शीट पर कॉपी कर सकते हैं। इस समय देखिए शीट 3 में ये दिखाई दे रहा है और अगर हम शीट 2 पर क्लिक करें तो ये शीट 2 पर भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट को एक शीट से दूसरी शीट पर कॉपी कर सकते हैं। तो आज हमने आपको चैप्टर 2 समझाया है कंप्यूटर पर। इसकी सभी लोग अपने घर पर कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करेंगे और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमसे पूछेंगे, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और अपने व्यूज़ हमें सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।